मेंटल इलनेस एक तरह का डिसऑर्डर है, तो इसमें सिम्टम्स अपने को बहुत सी जगह देखने को मिलेंगे। तो कहाँ कहाँ अपने को डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे वो अपन एक बार देख लेते हैं। डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर दूसरा पॉइंट हो गया अपना डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। फिर हो गया अपना थर्ड डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन। फिर फोर्थ हो गया अपना डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग या थॉट। फिर पांचवा पॉइंट होगा अपना डिसऑर्डर ऑफ मूड या अफेक्ट। फिर छठा पॉइंट हो गया अपना डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी एंड इंटेलिजेंसी। फिर सातवां हो गया अपना डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। मेंटल इलनेस के साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए वो अपने को ये सारे डिसऑर्डर पढ़ने पड़ेंगे। इन सब से अपने जो साइन एंड सिम्टम्स है वो अलग अलग निकल के आएंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस की। डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी हो गया, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन हो गया, डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग हो गया, डिसऑर्डर ऑफ मूड हो गया, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी एंड इंटेलिजेंसी से रिलेटेड हो गया, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन हो गया। तो सबसे पहले अपन एक एक स्टार्ट करते हुए सबसे पहले कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या होती है। डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस को पढ़ने से पहले अपने को कॉन्शियसनेस के बारे में देखना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस क्या होती है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अवेयरनेस। आप कितना अवेयर हो, अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब ही होता है अवेयर, कि आप खुद के प्रति मतलब सेल्फ, अपनी बॉडी के प्रति, अपने विचारों के प्रति और अपने एनवायरनमेंट के प्रति कितने अवेयर हो आप। तो कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया सेल्फ, बॉडी, अपने विचार, थिंकिंग एंड जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो उसके प्रति। ये हो गया अपना कॉन्शियसनेस। आइए आपको समझ में। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है, सिंपली अपन देखें तो अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, बॉडी, अपने ओवर थिंकिंग एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में अपन रह रहे हो उसके प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपनी बॉडी के प्रति एंड अपने खुद के प्रति अपन कितने अवेयर हैं, उसको अपन कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब अगर किसी इंडिविजुअल में कॉन्शियसनेस को लेकर डिस्टर्बेंस आ रहा है या डिसऑर्डर हो गया है, तो उसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी, क्या क्या अपने को देखने को मिलेगा, वो अपन जो इसकी टर्मिनोलॉजी उसके माध्यम से देखेंगे। कॉन्शियसनेस का मतलब समझ में आ गया आपको? तो अब इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी उसको अपन देख लेते हैं। डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आती है, वही एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। सबसे पहले आता है अपने कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न का मतलब होता है एनी इंडिविजुअल अगर उसकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब्ड है, तो वो, जैसे किसी पर्सन है, अगर उसकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब है तो अपन उससे पूछेंगे कि अभी कौन सा टाइम हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है या फिर शाम का समय, तो वो प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि वो उसकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब है, तो वो बता नहीं पाएगा कि अभी क्या टाइम हो रहा है। तो कन्फ्यूज़न अबाउट, कन्फ्यूज़न का मतलब हो गया कि टाइम, प्लेस
और पर्सन को लेकर वो कंफ्यूज रहेगा। अब इसको अपन और आराम से देखें। अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर वो अपने पास है, मतलब किसी, जैसे अपन किसी से पूछे जिसकी अगर ये कॉन्शियसनेस अल्टर्ड हो या डिस्टर्ब हो, उससे पूछा अपन, भाई अभी समय क्या हो रहा है, अभी कौन सा, अभी दिन हो रही है, रात हो रही है, या फिर शाम का समय, तो वो जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस अल्टर्ड है। अगर उससे अपन पूछें अभी आप कहाँ हो, तो वो नहीं बता पाएगा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, या मैं घर पे हूँ, या फिर मैं इस जगह पर हूँ, या मैं उस जगह पर हूँ, तो वो उसका भी प्रॉपरली जवाब नहीं दे पाएगा। अगर उसको पूछे कि भाई मैं कौन हूँ, तेरा साथ में है ये कौन है, या फिर तेरा साथ में ये है ये कौन है, तो वो जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस अल्टर्ड है, उसका कंफ्यूज्ड है, वो क्लियरली जवाब नहीं दे पाएगा। फिर उसके बाद देखिए अपन, आपको समझना अच्छे से, अगर कहीं पे भी कुछ भी कन्फ्यूजन, आपकी कॉन्शियसनेस अगर अल्टर्ड हो, तो आप मुझे बताएं, मैं वापस आपको क्लियरली बता दूंगा। फिर उसके बाद आता है क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि जैसे कोई इंडिविजुअल है, उसको अपन कुछ भी पूछे तो उसकी जो सोचने समझने और याद रखने की जो क्षमता होती है, वो इम्पेयर्ड होती है। तो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया उसके सोचने, उसके समझने और उसकी जो याद रखने की क्षमता, वो इम्पेयर्ड होती है। फिर अपन बात करें, थर्ड टर्मिनोलॉजी इसके अंदर आती है स्टूपर। स्टूपर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो मोशनलेस हो, म्यूट हो, नो कोई एक्टिविटी हो। जैसे अगर अपन ने उसको कुछ किसी काम के लिए बोला तो वो उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा। स्टूपर का मतलब हो गया मोशनलेस या म्यूट। अगर उसकी अपन बात करें तो उसका केवल एक आई मूवमेंट रहेगा और रेस्पिरेशन मूवमेंट रहेगा, सांस लेता रहेगा और देखता रहेगा। म्यूट, आंखों से देखता रहेगा पर उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो स्टूपर का मतलब सीधा सीधा हो गया है कि मोशनलेस म्यूट, मतलब वो किसी करके किसी कोने में बैठा रहेगा या बेड पे या बैठा रहेगा, वो ना तो किसी से कुछ बोलेगा, ना कोई एक्टिविटी करेगा, ना किसी का जवाब देगा, बस वो देखता रहेगा और बैठा रहेगा। तो मतलब उसकी कॉन्शियसनेस है वो डिस्टर्ब्ड है। ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखें कोमा। अगर कोई इंडिविजुअल इसकी प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, अगर कोई इंडिविजुअल लंबे समय से अनकॉन्शियस अवस्था में हो, अनकॉन्शियस स्टेट में हो, तो उसको अपन कोमा कहते हैं। ऐसे इंडिविजुअल को अगर अपन पेनफुल स्टिमुलेशन देंगे तो भी उसका कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो ये कोमा का सीधा सीधा मतलब हो गया प्रोलॉन्ग स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, मतलब वो लंबे समय से एक ही अवस्था में है जिसमें उसकी कॉन्शियसनेस बिल्कुल ख़त्म, मतलब अल्टर्ड हो रही है, बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है। और अगर उसको अपन पेनफुल स्टिमुलेशन देंगे तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो डिसऑर्डर ऑफ कॉन्शियसनेस में आ गया कन्फ्यूजन, क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टूपर का मतलब हो गया मोशनलेस, म्यूट, मतलब वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, ना कोई आपको जवाब देगा, ना आपको किसी और दूसरी चीज़, वो केवल रेस्पिरेटरी मूवमेंट और आई मूवमेंट उसके प्रॉपर रहेंगे। वो देखता रहेगा, सांस लेता रहेगा, ना उसको अगर कुछ चाहिए तो वो कुछ बोलेगा, ना उसको अपन कुछ करने के लिए तो कहेंगे तो करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, मोशनलेस रहेगा। फिर उसके बाद अपन देखें कन्फ्यूजन हो गया, क्लाउडिंग हो गया, स्टूपर हो गया, कोमा हो गया। फिर उसके बाद अपन देखें तो फिर आता है
ड्रीम स्टेट। ड्रीम स्टेट का मतलब हो गया जो इंडिविजुअल होगा वो इतने अपने ख्यालों में अपने खोया हुआ रहेगा कि उसके पास में से कौन निकल गया उसको कुछ नहीं पता, उसको कौन आवाज़ दे रहा है उसको कुछ नहीं पता होगा। ड्रीम स्टेट का मतलब ये हो गया वो अपनी दुनिया में खोया हुआ रहता है। तो उसकी अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, ड्रीम स्टेट का मतलब हो गया उसकी कॉन्शियसनेस अल्टर्ड है, क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में है, उसको कौन आवाज़ दे रहा है, उसको उसके पास आके कौन बैठा है, उससे कौन क्या कह रहा है, उसको कुछ नहीं पता। उसकी कॉन्शियसनेस अल्टर्ड है, वो ड्रीम स्टेट में है, वो अपने ही ख्यालों में है, अपनी दुनिया में है, अपने विचारों में है। उसको कुछ नहीं पता कि मेरे सराउंडिंग एरिया में, मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको कुछ भी नहीं पता। फिर उसके बाद बात करें अपन सोमनोलेंस। सोमनोलेंस एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर भी है जो अपन आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऐसा होता है जो इंडिविजुअल होता है वो मोस्ट ऑफ टाइम जो दिन का समय होता है इन डे एक्सेसिव स्लीपिंग सोमनोलेंस एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है, वो अपन आगे स्लीप डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब उसमें आराम से आपको अच्छे से और बताया जाएगा। अभी कॉन्शियसनेस से रिलेटेड आ रहा है तो इसमें यह है कि जैसे मोस्ट ऑफ टाइम वो जो दिन का समय होता है उसमें वो सोता रहता है, मतलब उसको अपने पूरे दिन वो बिस्तर पर रहेगा, सोता हुआ रहेगा, उसको अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से किसी से कोई मतलब नहीं है, उसकी कॉन्शियसनेस अल्टर्ड है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब समझ में आ गया आपको, अपने खुद के बारे में, अपने अपने विचारों के प्रति, अपने एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस। फिर उसके बाद अपन ने इसकी जो टर्मिनोलॉजी देखी उसमें अंदर सबसे पहले आया अपना कन्फ्यूजन, फिर क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस आ गया, स्टोपर हो गया, फिर ड्रीम स्टेट आ गया, फिर सोमनोलेंस आ गया। ठीक है, अब अपन पढ़ लेते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर एक्टिविटी। डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी। डिसऑर्डर ऑफ मोटर एक्टिविटी में दो तरह की एक्टिविटी होती है। अगर किसी पर्सन की एक्टिविटी या तो इंक्रीज हो जाना, इंक्रीज मोटर एक्टिविटी, या फिर उसकी एक्टिविटी का डिक्रीज हो जाना, डिक्रीज मोटर एक्टिविटी। इंक्रीज मोटर एक्टिविटी और डिक्रीज मोटर एक्टिविटी। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इंक्रीज मोटर एक्टिविटी। इंक्रीज मोटर एक्टिविटी का मतलब होता है कि उस पर्सन की, उस इंडिविजुअल की ऐसी एक्टिविटी जो नीडलेस हो, मतलब पर्पजलेस हो। तो इंक्रीज मोटर एक्टिविटी में ऐसी एक्टिविटी जो नीडलेस एंड पर्पजलेस, मतलब ऐसी एक्टिविटी करता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अब इस इंक्रीज मोटर एक्टिविटी के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले आता है रेपी एक्टिविटी। ऐसी एक्टिविटी जिसको वो इंडिविजुअल बार बार रिपीट करता हो। इस टाइप की एक्टिविटी को अपन स्टीरियोटाइप एक्टिविटी भी कहते हैं। ये मेनली अपने को जो मैनिक पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलती है। इसके बाद इसके अंदर रिपीटेड एक्टिविटी के अंदर इसके तीन वो और टर्मिनोलॉजी वो देख लेते हैं अपन। स्टीरियोटाइप पोजीशन, स्टीरियोटाइप पोजीशन, इसमें इंडिविजुअल ऐसी पोजीशन में, मतलब ऐसी स्थिति में रहता है जिसमें अगर उसमें वो चाहे कंफर्टेबल हो चाहे अनकंफर्टेबल हो, वो रिपीटियस उसी पोजीशन में बैठा रहेगा, चाहे वो उसमें कंफर्टेबल हो चाहे अनकंफर्टेबल हो। ये ज़्यादातर अपने को केटोटोनिक, इसका एग्जांपल देखना है, केटोटोनिक
टोनिक स्टूपर स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में देखने को मिलता है। स्टीरियोटाइप पोजीशन मतलब वो पेशेंट कंटिन्यू एक ही पोजीशन में, जैसे अगर बेड पर अगर बैठा है तो वो 2 से 3 घंटे कंटिन्यू एक ही पोजीशन में बैठा रहेगा, चाहे उसमें वो कंफर्टेबल हो चाहे अनकंफर्टेबल हो। तो ये मेनली अपने को किस में देखने को मिलता है? कैटाटोनिक स्टूपर स्किज़ोफ्रेनिया वाले मरीजों में। फिर उसके बाद आता है स्टीरियोटाइप स्पीच। स्टीरियोटाइप स्पीच, इसमें वो पेशेंट एक ही वर्ड्स को रिपीटेड किया जाता है, एक ही वर्ड्स या सेंटेंस को रिपीटेड किया जाता है। बहुत सारे अपन ने अगर आप हॉस्पिटल में गए होंगे तो पेशेंट देखे होंगे, वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो वो एक तरह से स्टीरियोटाइप स्पीच या रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस, एक ही वर्ड्स को वो रिपीट किए जाते हैं। ये अपने को रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स या सेंटेंस, और वो ऐसे बोलेंगे ना तो आपको अच्छे से सुनाई देगा ना आपको समझ में आएगा, बस वो उनके होठ चलते रहेंगे और बोलते रहेंगे। तो इंक्रीज मोटर एक्टिविटी में अपने को रिपीटेड एक्टिविटी, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसका कोई ना तो कोई मतलब है ना पर्पसफुल है, ऐसी एक्टिविटी वो करता रहता है, इसको स्टीरियोटाइप एक्टिविटी भी कहते हैं अपन। ये अपने को ज़्यादातर मैनिक पेशेंट में देखने को मिलती है। फिर स्टीरियोटाइप पोजीशन, इसमें पेशेंट ऐसी पोजीशन में रहता है जिसमें वो चाहे कंफर्टेबल हो चाहे अनकंफर्टेबल हो, वह उसी में रहेगा। उसको आप अगर कहोगे भाई तू अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो वो नहीं करेगा, वो उसी पोजीशन में बैठा रहेगा। ये अपने को ज़्यादातर कैटाटोनिक स्टूपर स्किज़ोफ्रेनिया वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें देखने को मिलता है। स्टीरियोटाइप एक्टिविटी ये अपने को स्किज़ोफ्रेनिक जो पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलती है। इसको एक मैनरिज्म भी कहते हैं, मैनरिज्म भी कहते हैं। स्टीरियोटाइप स्पीच रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंस, वो ऐसे शब्द बोलते रहेंगे जो ना तो आपको समझ में आएंगे और ना आपके सुनाई में आएंगे, पर वो कंटिन्यूस ऐसे वर्ड्स एंड सेंटेंस बोलते रहेंगे। ये सब चीज़ें अपने को किस में देखने को मिलेगी? जिनकी मोटार एक्टिविटी डिस्टर्ब हो। तो ये किसके को साइन एंड सिम्टम्स है? मेंटल इलनेस के। फिर इसके अंदर अपन देखते हैं, ये तो अपना हो गया रिपीटेशन एक्टिविटी, दूसरा ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म में क्या होगा? जो पर्सन है किसी की कोई सी भी एक्टिविटी करते टाइम उसकी कॉन्शियसनेस, जो उसका कॉन्शियस लेवल होता है वह अल्टर्ड रहता है, उसका कॉन्शियस लेवल अल्टर्ड रहता है। जो जैसे कि ऑटोमेटिज्म में जैसे कोई इंडिविजुअल है तो वो कोई भी एक्टिविटी करते टाइम उसका कॉन्शियस लेवल अल्टर्ड रहता है। तो इसमें अपन दो टर्मिनोलॉजी जो देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। इकोलेलिया एंड इकोप्रेक्सिया, ये दो टर्मिनोलॉजी अपने को ऑटोमेटिज्म के अंदर देखने को मिलेगी। इकोलेलिया का मतलब तो ये होता है कि वो वर्ड्स को रिपीट करता है। जैसे अगर किसी इंडिविजुअल को डॉक्टर ने पूछा भाई व्हाट इज़ योर नेम, तो पेशेंट वापस क्या जवाब देगा? व्हाट इज़ योर नेम। मतलब वो उसी वर्ड्स या उसी सेंटेंस को वापस रिपीट करता है। तो मतलब रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स एंड सेंटेंस, उसका जवाब नहीं देगा, वापस उसी क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जैसे डॉक्टर ने उसको पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो वापस वो कहेगा डॉक्टर से कि व्हाट इज़ योर नेम। तो ये हो गया इकोलेलिया। इकोलेलिया का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। फिर आता है इकोप्रेक्सिया। इकोप्रेक्सिया का मतलब होता है रिपीटेड एक्टिविटी, रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी। मतलब जैसे कि मैंने अगर
ये डस्टर इसको अगर उठाया तो पेशेंट भी इसी को उठाएगा। मैंने हाथ ऐसे किया तो वो भी ऐसे करेगा, मतलब रिपीटिशन एक्टिविटी, मतलब वो उसी एक्टिविटी को रिपीट करता रहेगा। तो इकोलेलिया का मतलब तो हो गया रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस, और इकोप्रेक्सिया का मतलब हो गया रिपीटिशन ऑफ एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी अपन करते हैं उसी को वो रिपीट करता रहता है। तो ये एक तरह से मोटार एक्टिविटी के डिस्टर्बेंस के कारण होता है। अब इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी और रह गई है, उसको भी अपन देख लेते हैं। इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी और रह गई, उसको अपन देख लेते हैं। नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म का मतलब होता है, अगर अपन उस इंडिविजुअल को कहेंगे कि मुट्ठी खोल भाई, तो वो मुट्ठी खोलने के बजाय मुट्ठी और टाइटली बंद कर देगा, मतलब जो अपन कहेंगे उसका उल्टा रिएक्शन, उल्टी एक्टिविटी करेगा। ये अपने को मोस्टली कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है? सिजोफ्रेनिया। मतलब उस पेशेंट को अपन किसी भी एक्टिविटी के लिए कहेंगे कि भैया आप खड़े हो जाओ, तो वो बैठा रहेगा। अपन उसको बैठने के लिए कहेंगे तो वो खड़ा हो जाएगा। उसको कहेंगे हाथ ऊपर करो तो वो हाथ नीचे करेगा। मतलब जो भी अपन एक्टिविटी करने के लिए कहेंगे उसका वो अपोजिट एक्टिविटी करेगा। तो ये सारी चीज़ें अपने को किस में देखने को मिलेंगी? डिस्टर्बेंस ऑफ मोटार एक्टिविटी। मोटार एक्टिविटी, अब अपन एक बार वापस शुरू से स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ को। मोटार एक्टिविटी का डिस्टर्बेंस होने का मतलब हो गया या तो उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी या वह उसकी एक्टिविटी घट जाएगी। तो डिक्रीज जो एक्टिविटी होगी वो होगी डिप्रेशन के अंदर, और इंक्रीज जो एक्टिविटी होगी उसकी वो होगी मैनिया के अंदर। फिर इसके बाद अपन ने रिपीटेशन ऑफ एक्टिविटी के अंदर नीडलेस एंड पर्पजलेस एक्टिविटी करेगा। वो मतलब ऐसी एक्टिविटी करेगा जिसका ना तो कोई औचित्य है, ना कोई मतलब है, ना कोई उद्देश्य है, और वो ऐसी एक्टिविटी करेगा जिसको अपन स्टीरियोटाइप एक्टिविटी कहते हैं। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा स्टीरियोटाइप पोजीशन। स्टीरियोटाइप पोजीशन मतलब ऐसी पोजीशन जिसमें इंडिविजुअल कॉन्स्टेंटली ऐसी पोजीशन में रहेगा जिसमें वो अपने आप को या तो कंफर्टेबल हो चाहे अनकंफर्टेबल हो, उसी पोजीशन में बना रहेगा, उसी पोजीशन में बैठा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी कैटाटोनिक स्टूपर सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में। फिर आता है स्टीरियोटाइप मूवमेंट, इट्स ऑल्सो नोन एज मैनरिज्म। ये मैनरिज्म के मतलब ऐसी एक्टिविटी स्टीरियोटाइप मूवमेंट, ये अपने को जैसे वही नीडलेस पर्पजलेस एक्टिविटी, तो ये मैनरिज्म वाले पेशेंट में देखने को मिलेगी। फिर आ गया स्टीरियोटाइप स्पीच, ऐसे रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स एंड स्पीच सेंटेंस जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, उनकी को गुनगुनाता रहेगा, बोलता रहेगा। आपको न तो उसकी वो जो वर्ड्स सेंटेंस वो समझ में आएंगे, ना आपको सुनने में आएंगे। वो धीरे धीरे गुनगुनाता रहेगा, बोलता रहेगा। और फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था ऑटोमेटिज्म। ऑटोमेटिज्म का मतलब होता है पर्सन ऐसी एक्टिविटी जिसको करते टाइम उसका कॉन्शियस लेवल अल्टर्ड रहता है, उसका वो कॉन्शियसली जवाब नहीं देता किसी चीज़ का। इसके अंदर अपन ने दो टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। इकोलेलिया, इकोलेलिया का मतलब होता है जैसे अगर किसी इंडिविजुअल को अपन ने कुछ भी कहा, कोई भी बात कही, तो वापस उसी सेंटेंस को वो रिपीट करके अपने को आंसर देता है। जैसे कि मैंने मरीज़ से पूछा आप यहाँ कैसे आए, तो वो वापस मेरे को यही पूछे, उसका आंसर भी यही होगा आप यहाँ कैसे आए, मतलब वो उसी वर्ड्स या उसी सेंटेंस को वापस रिपीट करेगा। फिर इकोप्रेक्सिया का मतलब होता है जैसे मैंने हाथ ऊपर किया तो वो जो इंडिविजुअल है वो भी अपना हाथ ऊपर करेगा। जैसे मैंने कुछ भी एक्टिविटी की तो वापस वही उसी सेम एक्टिविटी को वापस वो रिपीट करेगा। तो इकोप्रेक्सिया का मतलब हो गया एक्टिविटी रिपीटेशन ऑफ सेम एक्टिविटी। फिर उसके बाद आ गया नेगेटिज्म। नेगेटिज्म के अंदर अपन ने ये देखा है कि अगर अपन किसी इंडिविजुअल को जिसका मोटार एक्टिविटी डिस्टर्बेंस हो, तो उसके अंदर वो जैसे अपन उसको कहेंगे कि भैया पानी पी लो, तो वो पानी नहीं पिलेगा, उसकी अदर अपोजिट एक्टिविटी करेगा। अपन उसको कहेंगे भैया आप मुट्ठी खोलो, तो मुट्ठी खोलने के बजाय मुट्ठी को और टाइटली बंद करेगा। तो ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिली कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में। फिर उसके बाद अपन पढ़ लेते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन या डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शंस। परसेप्शन क्या होता है उसकी डेफिनेशन एक बार अपन देख लेते हैं। परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज द वॉट एवर इज एक्सपीरियंस बाय ए पर्सन थ्रू द वेरियस सेंस ऑर्गन सच एज विजन, ऑडिटरी, टेस्ट, ऑल्फैक्टरी एंड टेक्टाइल। जो अपने सेंस ऑर्गन से अपन क्या परसेप्शन कर रहे हैं
उसी को परसेप्शन कहते हैं। जैसे अपन अब जैसे अगर इसमें डिस्टर्बेंस आता है तो अपने को क्या क्या देखने को मिलता है, तो वो अपन एक बार देख लेते हैं। एक बार वापस अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज द वॉट एवर इज एक्सपीरियंस ए पर्सन थ्रू द वेरियस सेंस ऑर्गन। जो अपने सेंस ऑर्गन है उससे अपन क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उनसे अपन क्या परसेप्ट करते हैं, उसको परसेप्शन कहते हैं। और अगर मान लो अगर इसमें डिस्टर्बेंस आता है तो अपने को इसमें क्या क्या देखने को मिलता है उसके बारे में अपन देख लेते हैं। डेफिनेशन देख लिया आपने। डिसऑर्डर ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन मेनली 2 टाइप से होता है। दे आर टू टाइप्स। पहला है इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? इल्यूजन एक क्लियर स्टिमुलाई को गलत आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे अपन कहीं जा रहे हैं, रास्ते में अंधेरे के अंदर अपन ने एक रस्सी देखी और अपन ने उसको सांप समझ लिया, तो ये अपना एक गलत आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो उसी को इल्यूजन कहते हैं। इल्यूजन क्या होता है? मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई। जो स्टिमुलाई है उसका अपन ने मिस इंटरप्रिटेशन किया है। इसके अंदर एक पॉइंट है जो आप नोट कर लीजिए। क्या पॉइंट है? कि इल्यूजन के अंदर जो स्टिमुलाई होता है वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है। इल्यूजन के अंदर जो स्टिमुलाई है वो ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। illusion in stimuli always present। जो भी स्टिमुलाई है वो ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। जैसे आपको समझ में आ गया इंटरप्रिटेशन, किसी चीज़ को गलत परसेप्ट करना, इसी को इल्यूजन कहते हैं। सेकंड है अपना हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन क्या होता है? हेल्यूसिनेशन इज द परसेप्शन ऑफ द स्टिमुलाई इज द एब्सेंस ऑफ द एक्चुअल स्टिमुलाई। हेल्यूसिनेशन इज द परसेप्शन of stimuli in absence of actual stimuli। मतलब कि हेल्यूसिनेशन का मतलब हो गया कि जो चीज़ वहाँ है ही नहीं उसको अपन ने परसेप्शन किया। जैसे कि अपन ये देख ले, जैसे वहाँ कोई है ही नहीं पर अपन कह रहे हैं वहाँ कोई है, तो ये हो गया अपना हेल्यूसिनेशन। मतलब वहाँ कोई है ही नहीं, एक्चुअलिटी में वहाँ पर कोई भी नहीं है, पर अपन क्या परसेप्शन कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई है। इसके अंदर एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप, ये इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन में डिफरेंस क्रिएट करता है। हेल्यूसिनेशन in stimuli always absent। मतलब हेल्यूसिनेशन में जो स्टिमुलाई होता है वो ऑलवेज
एब्सेंट होता है, वो होता ही नहीं है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इन दोनों में बस ये डिफरेंस है, इल्यूजन में स्टिमुलाई ऑलवेज प्रेजेंट होता है और हेलुसिनेशन में ऑलवेज एब्सेंट होता है। अब हेलुसिनेशन क्या है, 5 टाइप से होता है। हेलुसिनेशन 5 प्रकार का होता है, वो अपन देख लेते हैं एक बार शॉर्टली। हेलुसिनेशन, इसमें सबसे पहले आता है अपना ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है, जो पर्सन होता है, उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है जो कि एक्चुअलिटी में है ही नहीं, पर उसके कानों में, या उसको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे कान में कुछ आवाज़ें चल रही है या मेरे को कोई आवाज़ दे रहा है या मेरे को कोई बुला रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं। ये कॉमनली अपने को किस में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल देख लें। फंक्शनल साइकोसिस में, कॉमन फंक्शनल साइकोसिस के जो पेशेंट होते हैं, फंक्शनल साइकोसिस के, उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनको कोई आवाज़ें दे रहा है या उनको कोई बुला रहा है या फिर उनको कोई किसी कार्य करने से रोक रहा है कि तू भाई ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, जबकि एक्चुअलिटी में ऐसा कुछ है नहीं। फिर दूसरे प्रकार का होता है विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है या जो पर्सन होता है उसको सामने कोई दिखाई देने लगता है, जबकि वहाँ पर रियलिटी में कोई भी नहीं है। जैसे कि उसको वो कह रहा है कि ये वहाँ पर वो आदमी खड़ा है, वहाँ पर वो है, जबकि अपन एक्चुअलिटी में देखें तो वहाँ पर कोई भी नहीं है, पर उसको एक क्या हो रहा है, विजुअल हेलुसिनेशन हो रहा है। ये अपने को किस में देखने को मिलता है, एग्जांपल देख ले इसका। कॉमन ऑर्गेनिक साइकोसिस में, साइकोसिस में इन पेशेंटों को ऐसा लगता है कि जैसे सामने मेरे कोई खड़ा है, जबकि एक्चुअलिटी में कोई है ही नहीं, वो मेरे को आवाज़ें दे रहा है, वो मेरे को बुला रहा है, और जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर थर्ड आता है अपना ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन में ऐसा होता है प्लीजेंट और अनप्लीजेंट स्मेल्स का आना, स्मेल्स का आना, जबकि एक्चुअलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी उनको ऐसे इंडिविजुअल्स को प्लीजेंट और अनप्लीजेंट स्मेल्स का अनुभव होता है, परसेप्शन होता है उनको। ये किन में देखने को मिलता है अपने को, एपिलेप्सी वाले जो मरीज होते हैं उनको जो जब सीजर्स आने होते हैं, जब उनकी ऑरा स्टेज आती है, तब उनको ऐसा परसेप्शन होता है कि उनको कुछ स्मेल आ रही है, किसी टाइप की अजीब सी स्मेल आ रही है, जबकि एक्चुअलिटी में ऐसा होता नहीं है, पर और उनका ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता है। ये अपने को किस में देखने को मिलता है, एपिलेप्सी में। फिर अपन देख लेते हैं फोर्थ में आता है अपना गैस्ट्रेक्टरी हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन, इसमें जो इंडिविजुअल होता है उसको प्लीजेंट अनप्लीजेंट जो टेस्ट होते हैं वो उसको फील होते हैं, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट जो टेस्ट होते हैं वो उसको
फील होते हैं, जबकि रॉन्ग टेस्ट फील होते हैं। जैसे उसको अगर कुछ अपन ने टेस्ट करवाया तो वो कहेगा नहीं नहीं इसका स्वाद तो ऐसा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये ये अपने को किन में देखने को मिलता है, जो ऑर्गेनिक एग्जांपल देख ले इसका, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के जो पेशेंट्स होते हैं उनको गैस्ट्रेक्टरी हेलुसिनेशन होता है। फिर फिफ्थ आता है अपना टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन क्या होता है? टेक्टाइल हेलुसिनेशन जिसमें पेशेंट्स को या इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर कुछ रेंग रहा हो या कुछ चल रहा हो, या फिर पीछे कुछ जैसे लाइस वगैरह चल रही हो, जबकि एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं होता। ये ज़्यादातर अपने को जो कोकीन एब्यूज़र होते हैं, कोकीन एब्यूज़र, उनमें ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी बॉडी पर कुछ रेंग रहा हो, जबकि एक्चुअलिटी में ऐसा होता नहीं है। क्रेवलिंग ऑन लाइस, उनको ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर कुछ कीड़े या लाइस वगैरह रेंग रहे हो, जबकि एक्चुअलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो डिस्टर्बेंस या डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन में सबसे पहले अपन ने इल्यूजन पढ़ा। इल्यूजन में एक्चुअल स्टिमुलाई ऑलवेज प्रेजेंट होता है, बस उसका मिस इंटरप्रिटेशन होता है। फिर हेलुसिनेशन पढ़ा। हेलुसिनेशन के अंदर क्या होता है कि जो स्टिमुलाई वो ऑलवेज एब्सेंट रहता है, पर उसको ऐसा परसेप्शन होता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, उसको हेलुसिनेशन कहते हैं, जबकि एक्चुअलिटी में स्टिमुलाई ऑलवेज एब्सेंट रहता है। इसको अपन ने 5 भागों में देखा है। सबसे पहले आता है अपना ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होता है उसको आवाज़ें सुनाई देती है, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई आवाज़ दे रहा है, मेरे को कोई बुला रहा है, जबकि एक्चुअलिटी में ऐसा होता नहीं है। ये अपने को ऑडिटरी हेलुसिनेशन किन में देखने को मिलता है? कॉमन फंक्शनल साइकोसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं या इंडिविजुअल होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आता है अपना विजुअल हेलुसिनेशन। विजुअल हेलुसिनेशन में ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल होता है उसको ऐसा लगता है कि जैसे सामने कोई खड़ा है या मेरे को वो बुला रहा है, मेरे को उसके साथ जाना है, जबकि एक्चुअलिटी में ऐसा होता नहीं है। सामने कोई भी नहीं होता है, पर उसके परसेप्शन, उसका हेलुसिनेशन होता है कि उसको ऐसा लगता है कि जैसे सामने कोई है। फिर थर्ड अपन ने पढ़ा ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी कॉमनली अपने को एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स जिनके ओरा स्टेज सीजर्स आने से पहले उनको ऐसा अनुभव होता है कि उनको ऐसी कुछ स्मेल्स, प्लीजेंट अनप्लीजेंट स्मेल्स आ रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो उनका ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता है। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा गैस्ट्रेक्टरी हेलुसिनेशन। ये ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के जो इंडिविजुअल या मरीज़ होते हैं उनमें ये चीज़ कॉमन होती है। फिर अपन ने पढ़ा टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन कोकीन एब्यूज़र, जिनको कोकीन बग्स भी कहते हैं, उनमें ये कॉमन होता है और उनको ऐसा लगता है कि क्रेवलिंग ऑन लाइस, उनके ऊपर लाइस रेंग रही हो, जबकि और वो ऐसे खुजाते रहेंगे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। फिर उसके बाद अपन अपना फोर्थ साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। फोर्थ साइन एंड सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे थिंकिंग में। डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग मतलब उसके थिंकिंग में डिस्टर्बेंस आएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कॉन्शियसनेस, फिर मोटार एक्टिविटी, फिर परसेप्शन। अब अपन पढ़ेंगे थिंकिंग के बारे में। थिंकिंग क्या होता है? थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस होती है जिसके अंदर अपन डील करते हैं अपने आइडियाज़ एंड थॉट्स के बारे में। थिंकिंग क्या होती है? सबसे पहले थिंकिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। थिंकिंग ए मेंटल प्रोसेस
which deals with idea and thoughts। क्या हो गया? थिंकिंग क्या हो गया? थिंकिंग एक नॉर्मल मेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर अपन डील करते हैं आइडिया से और थॉट से। अगर मान लो इसके अंदर डिस्टर्बेंस आ जाए या इसके अंदर डिसऑर्डर आ जाए तो उसमें अपने को क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी वो अपन आगे पढ़ते हैं। पर उससे पहले अपने को ये देखना चाहिए कि थिंकिंग कैसे होती है, इसकी प्रोसेस क्या है। तो थिंकिंग की 3 प्रोसेस होती है मेनली। सबसे पहले तो आता है फॉर्मेशन, फिर प्रोग्रेशन और फिर कंटेंट। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग। फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग में क्या होता है? द नॉर्मल जो थॉट्स होते हैं, ये नॉर्मल थॉट्स प्रोसेस होती है जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है इमेजिनेशन, कोऑर्डिनेशन। नॉर्मल थॉट प्रोसेस involve imagination, एंड कोऑर्डिनेशन। उससे क्या निकलेगा? आइडिया एंड थॉट। फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग क्या हो गया? एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस है जिसके अंदर इमेजिनेशन, कोई पर्सन है, इंडिविजुअल जो इमेजिनेशन करता है और उसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है, उसको अपन कहते हैं आइडिया एंड थॉट। मतलब ये एक आइडिया या थॉट फॉर्मेशन को फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग कहते हैं। समझ में आ गया? नॉर्मल थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व इमेजिनेशन, कोऑर्डिनेशन और रिजल्ट क्या निकलेगा? आइडिया एंड थॉट। जो एक थॉट प्रोसेस जिससे अपन इमेजिनेशन करेंगे कि यार ऐसा फिर ऐसा, तो फिर अपने को क्या आएगा? एक आइडिया, एक अपनी थॉट, एक सोच बनेगी। फिर उसके बाद आता है प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग। प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग क्या होती है? प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग क्या होती है? वन आइडिया कनेक्ट विथ अनदर आइडिया। जैसे कि अपने को एक आइडिया या कोई भी एक अपने को आइडिया है, उससे एक दूसरा आइडिया आता है। जैसे कि मैं एक बाइक लेके आ जाऊँ, फिर मेरे को आइडिया यार बाइक लेके आ जाऊँगा, फिर मैं वहाँ भी जा सकता हूँ, वहाँ भी जा सकता हूँ। तो मतलब एक आइडिया से दूसरा आइडिया आना, तो ये मतलब एक प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग हो गया। फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग में एक आइडिया या थॉट का आना होता है, फिर प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग में एक आइडिया को दूसरे आइडिया से कनेक्ट करना होता है। ठीक है। फिर आता है कंटेंट। ऑफ थिंकिंग। कंटेंट ऑफ थिंकिंग में क्या होता है? जो भी अपने को एक आइडिया आया, उसको अपन किसी सब्जेक्ट के साथ, किसी इम्पोर्टेंट चीज़ के साथ या किसी वैल्यू या किसी फीलिंग्स के साथ अपन अटैच करते हैं, तो उसको कंटेंट ऑफ थिंकिंग कहते हैं या कंटेंट ऑफ थॉट कहते हैं। किसी एक आइडिया के, कोई भी एक आइडिया है, उसको अपन सब्जेक्ट के साथ या किसी वैल्यू के साथ या फिर किसी फीलिंग्स के साथ अटैच करते हैं, तो उसको अपन कंटेंट ऑफ थिंकिंग कहते हैं।
ये आपको समझ में आ गया थिंकिंग क्या है। थिंकिंग एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें अपन डील करते हैं किसी आइडिया से या थॉट से। फिर उसके बाद थिंकिंग की ये एक प्रोसेस है इसमें सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग। फॉर्मेशन ऑफ थिंकिंग में क्या होता है, एक नॉर्मल थॉट प्रोसेस है जिसके अंदर अपन इमेजिनेशन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, एक आइडिया बनाते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग जिसमें अपन किसी एक आइडिया के साथ किसी दूसरे आइडिया को जोड़ के और उसको अपन एक आइडिया के साथ किसी दूसरे आइडिया को जोड़ते हैं तो उसको प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग कहते हैं। मतलब एक आइडिया के साथ दूसरा आइडिया जोड़ के उसके साथ अपन प्रोग्रेशन ऑफ थिंकिंग कहते हैं। फिर कंटेंट ऑफ थिंकिंग क्या हो गया, किसी जो अपने को आइडिया आया है, जो अपने को विचार आया है, उसके साथ अपन किसी सब्जेक्ट को जोड़े या किसी वैल्यू को जोड़े या किसी फीलिंग्स, जो अपनी फीलिंग्स होती है उसको जोड़े या किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को उससे जोड़े तो उसको कंटेंट ऑफ थिंकिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, कंटेंट ऑफ थिंकिंग। फिर जैसे कि ये हो गया अपना, अब जैसे कि अपन ने सबसे पहले पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ थॉट, फॉर्मेशन ऑफ थॉट। अगर इस लेवल पर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आता है, इस लेवल पर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आता है जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें इस लेवल पर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस आता है तो उसमें अपने एक टर्मिनोलॉजी निकल के आती है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग में क्या होता है, इसको आप नॉर्मली समझ लो एक बार। इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है वो अपने को उसको वो जो अदर एनवायरनमेंट उससे अपने आप को अलग करके वो अपनी एक अलग ही थॉट प्रोसेस, अपनी एक थिंकिंग प्रोसेस बनाता है, अपनी एक अलग ही ग्राफिकल्स दुनिया बना लेता है जिसमें वो उसके विचार चलते रहते हैं, उसमें वो चाहे जो कर सकता है, उसका बाहर के एनवायरनमेंट से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सके उसको ऑटिस्टिक थिंकिंग कहते हैं। समझ में आ गया। मतलब अगर इस लेवल पर किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो तो उसमें ऑटिस्टिक थिंकिंग टाइप का डिसऑर्डर अपने को देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल मतलब डे ड्रीमिंग ज़्यादा करता है, वो अपने ड्रीम स्टेट में रहता है, वो अपने सपनों की दुनिया में रहता है, अपने ग्राफिक्स, वो अपनी जो कल्पनाएं होती है वो एक कल्पना की दुनिया बना लेता है, उसमें उसको क्रिटिसाइज कोई नहीं कर सकता और वो अपनी अलग ही सोच में, अपने विचारों की दुनिया में रहता है। फिर आता है अपना प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन ऑफ थॉट। प्रोग्रेशन ऑफ थॉट में अगर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो तो उसका अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ मतलब जैसे उसको एक विचार आया, उस विचार के बाद उसको तुरंत दूसरा विचार आ जाएगा, मतलब वो अपने एक आइडिया पे स्टेबल नहीं रहेगा, उसके बाद दूसरा आ जाएगा, उसके बाद दूसरा आ जाएगा। जैसे अपन किसी इंडिविजुअल या किसी मरीज़ से अपन पूछे कि आसमान का रंग कैसा है, तो वो कहेगा आसमान का रंग तो नीला है, नीले रंग की शर्ट तो मुझे पसंद है और नीले रंग की कार भी मेरे को पसंद है। फिर वो ऐसे मतलब एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे शिफ्ट होता रहेगा, मतलब फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, मतलब एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे शिफ्ट होना। तो ये हो गया अपना, अगर मान लो प्रोग्रेशन लेवल पर अगर डिस्टर्बेंस हो तो क्या होगा, एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे शिफ्ट होगा। या जैसे थॉट ब्लॉकिंग। थॉट ब्लॉकिंग थॉट ब्लॉकिंग जैसे अपन ने उससे पूछा, एक जगह पे आके उसका थॉट रुक जाएगा। जैसे अपन ने पूछा कि अपने इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो कहेगा नेहरू जी। फिर उससे अपन पूछेंगे कि अपने देश के अभी प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है, वो कहेंगे नेहरू जी। फिर अपन उससे पूछेंगे अपने देश के राष्ट्रपति कौन है, तो वो कहेगा नेहरू जी। मतलब उसका थॉट एक जगह पे आके रुक गया, मतलब वो एक ही थॉट पे अटक गया। तो ये हो गया। फिर उसके बाद कंटेंट लेवल पर देखें अपन,
कंटेंट लेवल पर देखें, कंटेंट लेवल पर देखें तो इसमें एक डिसऑर्डर निकल के आता है जिसको अपन डेल्यूजन कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। डेल्यूजन क्या है, डेल्यूजन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये अपने को अच्छे से समझना होगा। डेल्यूजन क्या होता है इसको अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है और इसमें से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन फिक्स है, तो अपन डेल्यूजन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। कंटेंट लेवल ऑफ थिंकिंग का मतलब ये हो गया कि एक आइडिया को अपन किसी सब्जेक्ट के साथ या किसी इम्पोर्टेंट पर्सन के साथ या इम्पोर्टेंट थिंकिंग के साथ या फिर किसी वैल्यू के साथ या किसी फीलिंग्स के साथ जोड़ते हैं तो उसको कंटेंट लेवल ऑफ थॉट्स कहते हैं। अब अगर उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो फिर क्या होगा, तो उसमें अपन सबसे डेल्यूजन इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। डेल्यूजन क्या होता है, डेल्यूजन द थिंकिंग डिस्टर्बेंस, ये एक तरह का थिंकिंग डिस्टर्बेंस है जो किस लेवल पर होता है, कंटेंट लेवल पर। डेल्यूजन इज ए थिंकिंग डिस्टर्बेंस at कंटेंट लेवल। कंटेंट लेवल पर जो भी थिंकिंग डिस्टर्बेंस होता है उसको डेल्यूजन कहते हैं। अब डेल्यूजन की डेफिनेशन देख लेते हैं अपन। डेफिनेशन क्या है इसकी, डेल्यूजन की, डेल्यूजन इज ए डिफाइंड एज द फॉल्स एंड फिक्स बिलीफ। Delusion is a false and fixed belief not according with one's intelligence, social culture and education background. Delusion is a defined as fixed and false belief, fixed and false belief not a one's intelligence, and social culture and educational background। इसमें जो इंडिविजुअल होता है, जो पेशेंट्स होता है, वो एक अपने माइंड में एक सोच बना लेता है कि जो ये है मैं सोच रहा हूँ वही सही है, भले वो चाहे गलत हो चाहे गलत हो। उसमें ना तो उसकी एजुकेशन कहीं उसको आइडेंटिफाई करती है, ना उसका सोशल कल्चर कहीं आइडेंटिफाई करता है, ना उसकी खुद की जो इंटेलिजेंसी है वो आइडेंटिफाई करती है। बस उसने जो एक सोच बना ली कि हाँ भाई ये है, तो बस वो उसी पे विश्वास करता है। उसने सोच लिया कि जैसे ये चीज़ है तो बस वो वही है, उसने जो दिमाग में सोच लिया बस वही फाइनल है। डेल्यूजन को अपन टाइप्स देख लेते हैं, डेल्यूजन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ डेल्यूजन, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा, बस आप इसको अच्छे से याद कर लें। फिक्स्ड एंड फॉल्स बिलीफ, मतलब वो एक अपने अंदर एक थॉट बना लेता है भाई ये
और उसी पर वो विश्वास करता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, बस वो जो सोच लिया वो फाइनल हो। फिर उसके बाद जो अपन टाइप्स देख रहे थे उसके अंदर सबसे पहला टाइप्स आता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। इसके अंदर क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है, जो पर्सन होता है, वो अपने आप को ऐसा समझता है कि मैं इस दुनिया का बहुत पावरफुल और बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। मतलब उसने एक फिक्स्ड एंड फॉल्स बिलीफ ऐसा बना लिया है कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। तो ये मोस्टली अपने को किस में देखने को मिलता है, मैनिक जो पेशेंट होते हैं, मैनिया के जो पेशेंट होते हैं, उनमें ये अपने को देखने को मिलता है। मैनिक पेशेंट जो होते हैं उनको ये इस प्रकार का डिल्यूजन होता है कि वो इस दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, उनको कुछ नहीं होना चाहिए, वो जो कहेंगे वो सही है। तो मतलब ये एक तरह का डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो गया। फिर इसके बाद अपन देखें डेल्यूजन ऑफ प्रीसेक्यूएशन। डेल्यूजन ऑफ प्रीसेक्यूएशन। डेल्यूजन ऑफ प्रीसेक्यूएशन में ऐसा होता है कि उस इंडिविजुअल को ऐसा लगता है कि उसको कोई उसकी फैमिली का मेंबर या उसका कोई पड़ोसी या उसका कोई रिश्तेदार उसको मारना चाहता है। मतलब उसने अपने दिमाग में ऐसा एक थॉट बना लिया है, उसने एक ऐसा बिलीफ बना लिया है, फिक्स कर लिया है कि उसको ऐसा लगता है कि उसके परिवार में से, उसके फ्रेंड्स में से या उसके रिश्तेदार में से उसको कोई मारना चाहता है। ये अपने को मोस्टली किस में देखने को मिलता है, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये आदमी मेरे को मारना चाहता है, मेरा पड़ोसी मेरे को मारना चाहता है, मेरे फैमिली मेम्बर मेरे को मारना चाहते हैं। या फिर जैसे अगर वो हॉस्पिटल में वो कोई नर्स उसके पास में आ रही है तो उसको ऐसा लगता है कि नर्स मेरे को मारने के लिए आ रही है। तो मतलब डेल्यूजन ऑफ प्रीसेक्यूएशन, ऐसे जो इंडिविजुअल या ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे को कोई मारना चाहता है। फिर उसके बाद आता है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, इसको अपन आइडिया ऑफ रेफरेंस भी कह सकते हैं। रेफरेंस, ऐसे मरीज को क्या लगता है कि हर कोई उसकी बातें कर रहा है। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है और उसने ऐसा बिलीफ बना लिया है कि जैसे अगर उसके सामने अगर कोई दो आदमी या दो पर्सन कोई बातें कर रहे होंगे तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरी बातें कर रहे हैं, वो मेरे बारे में कुछ कानाफूसी कर रहे हैं। तो ऐसे जो मरीज़ होते हैं या जिनको डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस होता है, उनके सामने अपने को कानाफूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो मेरी बातें कर रहे हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे टीवी में मेरी बातें चल रही है, रेडियो में जो नाम आ रहा है वो मेरा है। तो मतलब डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस का मतलब उसको ऐसा लगता है हर कोई मेरी बातें कर रहा है, चारों तरफ मेरी बातें हो रही है, उधर कोई चार आदमी खड़े होकर बातें कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, तो उसको ऐसा लगता है कि वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पर उसने क्या कर रखा है, फिक्स्ड एंड फॉल्स बिलीफ बना रखा है कि जो चल रहा है वो, या जो टीवी में जो न्यूज़ आ रही है या रेडियो में जो न्यूज़ आ रही है वो मेरे लिए आ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिर आता है फोर्थ, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। क्या आता है, डेल्यूजन ऑफ डेल्यूजन ऑफ गिल्ट। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट में क्या लगता है उस मरीज को कि मैंने अब तक जो भी किया वो सब पाप है। मतलब उसको खुद के स्वयं को गिल्ट फील करता रहता है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि अभी तक जो भी उसके जीवन में जो भी हुआ उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। मतलब वो हर चीज़ के लिए वो खुद को जिम्मेदार समझता है।
ये अपने को मोस्टली किस में देखने को मिलता है? डिप्रेशन। डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ये भी डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो डेल्यूजन ऑफ गिल्ट वाले पेशेंट को ऐसा लगता है उसके जीवन में अभी तक जो भी कुछ हुआ उसके लिए वो स्वयं को जिम्मेदार मानता है। मतलब वो इसने ऐसा एक फॉल्स एंड फिक्स बिलीव कर लिया कि उसके साथ अभी तक उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटी है उसका जिम्मेदार वो स्वयं है। फिर उसके बाद आता है अपना डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी हो गया, डेल्यूजन ऑफ प्रीसेक्यूशन हो गया, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस हो गया, डेल्यूजन ऑफ गिल्ट हो गया। ग्रैंडियोसिटी में तो ऐसा लगता है कि वो सबसे पावरफुल और ताकतवर आदमी जो मेनिया में देखने को मिलता है। प्रीसेक्यूशन में ऐसा लगता है कि हर कोई उसको मारना चाहता है, उसके रिश्तेदार, उसके फैमिली मेम्बर, या हॉस्पिटल में हो तो नर्स, डॉक्टर या जो भी वहाँ पर स्टाफ है वो उसको मारना चाहते हैं, वो उसको मारने के लिए आ रहे हैं। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, उसको ऐसा लगता है कि हर कोई मेरी बातें कर रहा है। डेल्यूजन ऑफ गिल्ट में उसको ऐसा लगता है कि अभी तक उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटी, जो भी उसके साथ बुरा हुआ, उसका जिम्मेदार वो खुद स्वयं है। और ये मोस्टली अपने को किस में देखने को मिलता है? डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उनमें। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं अपन डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल। डेल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है? जो इंडिविजुअल होता है, जो मरीज होता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति या कोई दूसरे लोग या देवी देवताओं द्वारा मेरे माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई कंट्रोल कर रहा है, मेरे को कोई देवी देवता या भूत प्रेत या किसी व्यक्ति द्वारा मुझको कंट्रोल किया जा रहा है। उस इंडिविजुअल को क्या लगेगा? माइंड कंट्रोल बाय अदर, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी देवी देवताओं के द्वारा या किसी भूत प्रेत के द्वारा उसको ऐसा लगता है कि मेरे माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। उसने एक ऐसा फॉल्स एंड फिक्स बिलीफ बना लिया है कि मेरे को कंट्रोल किया जा रहा है। फिर आता है अपना डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस। डेल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस, ये अपने को किस में देखने को मिलता है? जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं मतलब किसी काम का नहीं हूँ, मैं इस दुनिया पे व्यर्थ हूँ, मेरा यहाँ पर मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम में नहीं आ सकता। उसने एक ऐसा बिलीव बना लिया कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है। ये कौन से मरीज में देखने को मिलेगा अपने को? डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं उनमें। फिर आता है डेल्यूजन ऑफ सेल्फ एक्यूटेशंस। ऑफ सेल्फ एक्यूटेशंस, ये भी अपने को किस में देखने को मिलेगा? डिप्रेशन। डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये फॉल्स एंड फिक्स बिलीफ होता है कि उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, और जो उसको जो नेगलेक्ट किया जा रहा है उसके लिए वो खुद को स्वयं को जिम्मेदार मानता है। तो ये किस में देखने को मिलता है? डिप्रेशन के मरीज को। मतलब उसको ऐसा लगता है कि हर कोई इसको नेगलेक्ट कर रहा है और उसके लिए वो किसको जिम्मेदार मानता है? वो खुद को। अब अपन पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ मूड एंड अफेक्ट्स। देख लेते हैं अपन डिस्टर्बेंस ऑफ मूड एंड अफेक्ट्स।
डिसऑर्डर ऑफ मूड एंड अफेक्ट्स क्या होता है, दिस इज ए इमोशंस रिलेटेड डिस्टर्बेंस होता है। अगर किसी पेशेंट्स में या किसी इंडिविजुअल में इमोशंस से रिलेटेड डिस्टर्बेंस है तो वो मूड एंड अफेक्ट होगा। इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस कॉम्प्लेक्स फीलिंग स्टेट में बी एक्सप्रेस्ड बाय द फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर एंड स्पीच। जो भी अपने इमोशंस होते हैं उनको अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपनी स्पीच से या अपने गेस्चर से। जैसे कि फियर, एंगर, वोन, जॉय, लव, हेट, ETC। मतलब अगर अपने को कोई चीज़ अच्छी लगी तो अपन खुश होंगे, अगर अपने को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो अपन गुस्सा होंगे, या अपने को किसी चीज़ इनरेशनल फियर है, मतलब किसी चीज़ को देखकर अपन डर रहे हैं तो फियरनेस होगी। अगर अपने को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी अपन उससे हेट करेंगे, कुछ अच्छा लगा तो अपन उससे लव करेंगे। तो ये अपने जो अपनी फीलिंग्स होगी जिसको अपने एक्सप्रेस करते हैं उसको इमोशंस कहते हैं। और अगर इसमें मान लो अगर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसको अपन डिस्टर्बेंस ऑफ मूड एंड अफेक्ट या डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशंस कहेंगे। अब मूड क्या होता है? मूड परसीव सब्सटेंस एंड प्रोलॉन्ग इमोशंस। किसी एक इमोशंस के साथ लंबे समय तक रहना उसको मूड कहते हैं। अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द इंडिविजुअल इनर फीलिंग एट ए गिवन मोमेंट। जो उसको मोमेंट मिला उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फीलिंग्स इनर फीलिंग को अफेक्ट कहेंगे। मतलब अफेक्ट कैन बी डिफाइंड एज द इंडिविजुअल इनर फीलिंग एट द गिवन मोमेंट। जो मोमेंट्स को देखकर जो इसकी फीलिंग्स बाहर आती है उसको अफेक्ट कहेंगे। उसका क्या रिएक्शन होगा उसको अफेक्ट कहेंगे। अब जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जो डिस्टर्बेंस ऑफ मूड एंड अफेक्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले आती है अपनी यूफोरिया। यूफोरिया मतलब प्लेजरेबल अफेक्ट, मतलब ऐसा इवेंट जो अपने को देखकर अपना मूड एकदम वेल हो जाए, गुड हो जाए। प्लेजरेबल अफेक्ट मतलब अपन एकदम खुश हो जाए। फिर आता है इलेशन, मॉडरेट इलेवेशन ऑफ मूड एंड इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। इलेशन का मतलब होता है कि ऐसे इमोशंस जिनके कारण अपना मूड एलिवेटेड हो जाए, अपन एक्टिव हो जाए, अपनी साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, उसको अपन क्या कहेंगे? इलेशन। फिर आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होगा? डिप्रेशन डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, पोवर्टी ऑफ आइडियाज़ एंड सैडनेस ऑफ मूड। जैसे आप कोई पर्सन है अगर वो डिप्रेशन में है तो उसकी क्या होगा? उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब वो एक जगह पे बैठा रहेगा, कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा, उसके दिमाग में आइडिया नहीं आएंगे और जो उसका मूड है वो बिल्कुल अपसेट रहेगा और सैड रहेगा, तो उसको डिप्रेशन कहेंगे। फिर आता है एपैथी। एपैथी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ द अफेक्ट। मतलब किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होगा चेहरे पे, एम्प्टीनेस होगी। मतलब अगर मान लो उसके सामने कुछ बुरा हुआ तो भी वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देगा, उसके सामने कुछ अच्छा हुआ तो भी वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देगा। मतलब एपैथी मतलब एब्सेंस ऑफ अफेक्ट। फिर उसके बाद आ गया एंजाइटी। एंजाइटी क्या होता है? अनप्लेजेबल रिएक्शन टू एन रियल एंड इमेजिन्ड डेंजर। मतलब अनप्लेजेबल रिएक्शन मतलब अपन किसी चीज़ को इमेजिन करके एकदम से डर जाते हैं, तो ये अपनी एंजाइटी हो गई। मतलब कुछ भी अपन ने सोच लिया और उसको सोच के अपन एकदम से डर गए तो वो अपनी एक अनप्लेजरेबल रिएक्शन, अपनी एंजाइटी हो गई। फिर आइए मूड स्विंग, चेंजिंग ऑफ द मूड बिटवीन द एक्सट्रीम फीलिंग, यूफोरिया एंड डिप्रेशन। मतलब अपना मूड का एकदम चेंज होना। पहले तो अपन खुश थे फिर एकदम से दुखी हो गए, डिप्रेशन में चले गए। मतलब एक बार तो अपनी एक साइकोमोटर एक्टिविटी अच्छी थी, फिर एकदम से अपनी साइकोमोटर एक्टिविटी डाउन हो गई, मतलब मूड स्विंग हो गया, एकदम से मूड चेंज हो गया। तो चेंजिंग ऑफ मूड बिटवीन द टू एक्सट्रीम फीलिंग, मतलब दो फीलिंग्स एकदम से आ गए। तो पहले तो अपन खुश थे फिर एकदम से अपन डिप्रेशन में चले गए। ये अपना हो गया डिस्टर्बेंस ऑफ
मूड एंड अफेक्ट्स। तो सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, फिर पढ़ा अपन ने डिस्टर्बेंस ऑफ मोटार एक्टिविटी, फिर पढ़ा अपन ने डिस्टर्बेंस ऑफ परसेप्शन, फिर पढ़ा अपन ने डिस्टर्बेंस ऑफ मूड एंड अफेक्ट्स। अब पढ़ेंगे अपन डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। अगर किसी इंडिविजुअल की मेमोरी या उसकी इंटेलिजेंसी डिस्टर्ब होती है तो उसमें अपने को क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना मूड एंड अफेक्ट। ये इसको डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशंस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यूफोरिया हो गया, एलिशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, एपैथी, एंजाइटी एंड मूड स्विंग। अब अपन पढ़ लेते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी। डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी, डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी। डिस्टर्बेंस ऑफ मेमोरी क्या होता है? पावर ऑफ, मतलब मेमोरी क्या होती है? पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, मतलब अपनी याद करने की क्षमता को मेमोरी कहते हैं। किसी भी चीज़ को याद करने की जो क्षमता होती है उसको अपन पावर ऑफ रिमेम्बरिंग या मेमोरी कहते हैं। मेमोरी एक प्रोसेस है। मेमोरी इज ए प्रोसेस इन विच जो इन्फॉर्मेशन होती है, मेमोरी क्या होती है? एक प्रोसेस होती है इन विच जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन विच इंफॉर्मेशन encoded, stored and retrieved। मतलब मेमोरी एक प्रोसेस होती है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपन एनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं ना, रिट्राइव करते हैं। जब भी अपने को उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तब अपन उसको वापस याद करते हैं। और जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको या तो अपन इमेज के रूप में या किसी वॉइस नोट के रूप में अपन एनकोड करके और उसको स्टोर करते हैं। और जब भी अपने को उसको रिकॉल करना होता है तो अपन उसको याद करते हैं। जो अपनी मेमोरी होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है इमीडिएट, एक होती है रिसेंट और एक होती है रिमोट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी होती है जो कुछ टाइम पहले की होती है। रिसेंटली, जैसे कि कोई इंडिविजुअल है या कोई पेशेंट है, उससे मैंने पूछा भाई अभी आप कहाँ हो या अभी आप कहाँ से आ रहे हो, तो वो कहेगा कि मैं घर से आ रहा हूँ। तो मतलब उसको पता है, उसकी इमीडिएट मेमोरी हो गई। फिर उसके बाद जैसे रिसेंट मेमोरी क्या हो गई? कुछ समय पहले की या 1-2 दिन पुरानी मेमोरी, उसको रिसेंट मेमोरी कहेंगे। जैसे कि अपन ने उससे पूछा कि तुमने सुबह क्या नाश्ता किया, तो वो कहेगा कि मैंने ये नाश्ता किया, तो मतलब उसकी रिसेंट मेमोरी हो गई। फिर रिमोट मेमोरी क्या हो गई? रिमोट मेमोरी ये हो गई जैसे कि अपन ने उस इंडिविजुअल से पूछा कि भाई आपका बर्थडे कब आता है, आपकी शादी कब हुई थी, आपका आप इस क्लास में थे तब कौन से सन में थे, तो वो उसकी रिमोट मेमोरी होगी। मतलब वो उसको रिमोट मेमोरी हो गई। अगर मान लो मेमोरी में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस होता है तो उसमें अपने को क्या क्या देखने को मिलेगा वो अपन एक बार देख लेते हैं। क्या क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं मेमोरी से रिगार्डिंग। मेमोरी से रिगार्डिंग क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं? हाइपर, पहला आता है हाइपरमनीशिया, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी। हाइपरमनीशिया का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव टेंशन ऑफ मेमोरी, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी। ये किस में देखने को मिलता है अपने को?
पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें मेमोरी का रिटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद सेकंड आती है अपनी एमनीशिया। एमनीशिया क्या होता है? एमनीशिया होता है कंप्लीट या पार्शियली जो अपनी मेमोरी लॉस हो जाती है उसको एमनीशिया कहते हैं। कंप्लीटली या पार्शियली अपनी मेमोरी का लॉस होना, कंप्लीटली या पार्शियली मेमोरी लॉस। जैसे कि अगर मान लो किसी एग्जाम्पल के तौर पर देते एक्सीडेंट, किसी इंडिविजुअल का एक्सीडेंट हुआ और उसके ब्रेन के ऐसे पार्ट को इंजरी हो गई जिससे उसकी मेमोरी या तो कम्प्लीटली लॉस हो गई या फिर पार्शली लॉस हो गई, तो उसको अपन क्या कहेंगे? एमनीशिया। फिर आता है थर्ड आता है इसमें पैरामनीशिया। पैरामनीशिया का मतलब क्या होता है? जैसे अपन ने किसी इंडिविजुअल को कहा कि आपका बर्थडे कब आता है, तो वो याद तो करेगा पर जो उसका आंसर होगा वो क्या होगा? गलत होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉल्स रिकॉलेक्शन फॉल्स रिकॉलेक्शन ऑफ मेमोरी। फॉल्स रिकॉलेक्शन ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी पावर ऑफ रिमेम्बरिंग है, प्रोसेस है जिससे अपन जो इन्फॉर्मेशन है तो इसको एनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्राइव करते हैं। फिर अगर मान लो इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस या डिसऑर्डर हो जाए तो हाइपर एमनीशिया मतलब एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी। ये कौन से मरीजों में देखने को मिलती है? पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में। फिर आता है एमनीशिया कंप्लीटली पार्शियल लॉस ऑफ मेमोरी, या किसी इंडिविजुअल की या तो पूरी तरीके से मेमोरी चली गई या कुछ पार्ट मेमोरी का पार्शियली लॉस हो गया हो, तो वो जैसे किसी इंडिविजुअल का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें कंप्लीटली भी हो सकती है और पार्शियली भी हो सकती है। फिर पैरामनीशिया मतलब फॉल्स रिकॉलेक्शन ऑफ मेमोरी, मतलब वो याद तो कर रहा है पर वो उसका जो रिकॉलेक्शन वो गलत है, फॉल्स है। फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, ये तो हो गया अपना 6 पॉइंट। फिर अपन अब बात करते हैं 7 डिस्टर्बेंस ऑफ, लास्ट कौन सा रह गया अपना? डिस्टर्बेंस ऑफ अटेंशन। अब अटेंशन का मतलब क्या होता है? अटेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर अपन जो अपने सेंस ऑर्गन उसके द्वारा अपन किसी भी चीज़ को फोकस करते हैं, और जैसे किसी पर्टिकुलर स्टिमुलाई पर अपन फोकस करते हैं अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा और उसको अटेंशन कहते हैं। तो अटेंशन क्या हो गई? फोकसिंग ऑफ सेंस ऑर्गन टू पर्टिकुलर स्टिमुलाई। ये तो हो गया अपना अटेंशन की डेफिनेशन। अगर मान लो इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो तो उसको क्या कहेंगे? डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन। इसकी एक टर्मिनोलॉजी है, इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। मतलब इसमें जो इंडिविजुअल होता है वो इनेबिलिटी होती है कंसंट्रेशन ऑफ या फोकस में, मतलब वो किसी चीज़ पर कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या कहेंगे अपन? डिस्ट्रैक्टिबिलिटी।
फिर एक चीज़ और है जो अपन साइन एंड सिम्टम्स जो मेंटल इलनेस के पढ़ रहे हैं उसके अंदर आगे अपने को ये काम में आएगी। ये तो हो गया अपना साइन और सिम्टम्स ख़त्म हो गए। एक टर्मिनोलॉजी और है जिसको अपन देख लेते हैं, इंसाइट। इंसाइट का मतलब क्या होता है, कोई इंडिविजुअल है, अवेयरनेस अबाउट ओवर मेंटल, जो किसी इंडिविजुअल की जो मेंटल कंडीशन होती है उसके बारे में उसको जानकारी होना। इंसाइट का मतलब क्या हो गया, अवेयरनेस अबाउट ओवर मेंटल कंडीशन, जो किसी इंडिविजुअल की जो मेंटल कंडीशन होती है उसके बारे में उसको अवेयरनेस होना को क्या कहेंगे, इंसाइट। अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है, अगर उसको उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में वो अवेयर नहीं है, उसको नहीं पता है कि मेरे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, साइकोसिस। नॉट अवेयरनेस अबाउट ओवर मेंटल कंडीशन। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है, अगर उसकी अपनी जो उसकी जो मेंटल कंडीशन है उसके बारे में अगर वो अवेयर नहीं है, अगर उसको नहीं पता है कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ या मेंटली मैं इलनेस हूँ, तो वो ऐसे मरीज़ को अपन साइकोसिस कहेंगे। फिर अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसको अपनी मेंटल कंडीशन के बारे में पता है कि मैं बीमार तो हूँ और उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उसको ये तो पता है भी मैं मानसिक रूप से बीमार तो हूँ और उसको ये भी चीज़ पता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, तो मतलब वो उसको क्या कहेंगे अपन, न्यूरोसिस। मतलब अवेयरनेस अबाउट ओवर मेंटल इलनेस। ओवर मेंटल इलनेस, ये सिंपल सा हो गया। इंसाइट हो गया, इंसाइट का मतलब हो गया अवेयरनेस अबाउट मेंटल कंडीशन, मतलब अपनी जो मेंटल कंडीशन है, जो अपनी मानसिक स्थिति है, अपने जो विचार है, अपने जो आचार है, उसके बारे में अगर अपन अवेयर है तो अपनी इंसाइट प्रेजेंट है। और अगर अपनी इंसाइट प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो वो कौन से मरीजों में देखने को मिलेगा, जो साइकोसिस के पेशेंट होंगे, जो साइकोसिस कैटेगरी में आते होंगे, उनमें जो उनकी मेंटल कंडीशन उनके बारे में उसको पता नहीं होगा, उसके हिसाब से तो मैं ठीक हूँ पर उसकी मेंटल कंडीशन वो मेंटली इल है। अगर कोई न्यूरोसिस का पेशेंट है, उसको पता है कि मैं बीमार हूँ, वो न्यूरोसिस में आएगा। इसी के साथ अपना ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। कल अपन ECT के बारे में पढ़ेंगे।